स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं, उसका पहला लेक्चर मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, अपलोड कर दिया था मैंने। आज इसी सिलसिले का हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये बुक आपके सामने मैं रखता हूँ, यहाँ पे देखें। इसमें हम ये फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स 14 से लेकर 17 तक जो आपका क्वेश्चन है, 14 से लेकर 17 तक ये क्वेश्चन हम करेंगे। मैं 14 क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। उसको देख के आप ये 15, 16 और 17 ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। चूँकि मैंने जो है वो ग्रुप में मैंने नोट्स शेयर कर दिए थे, तो आप उन नोट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन 14, 15, 16 और 17 इन क्वेश्चंस में हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में जो क्लास में दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है किसी भी कर्व के ऊपर जिस पॉइंट पे एक साइड पे कर्व जो है वो कनकेव अप होगी और दूसरी साइड पे उस पॉइंट के कनकेव डाउन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है, इसमें देखें वो क्या है। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रा करके, सपोज ये हमारे पास किसी भी एक कर्व का ग्राफ है, तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के इस साइड पे अगर आप जाएं तो ये कनकेव अप कर्व बनेगी, और इस पॉइंट के इस साइड पे आए तो ये कनकेव डाउन कर्व बन रही है। यानी किसी ग्राफ के अंदर किसी भी कर्व का जो ग्राफ है उस पे वो पॉइंट जिसकी एक साइड पे कर्व कनकेव अप हो और दूसरी साइड पे जो ग्राफ हो वो कनकेव डाउन हो, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो किसी भी मैथमेटिकली ये पॉइंट किस तरह फाइंड किया जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन दी है, y इज़ इक्वल टू x³ माइनस x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 1, ये हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है। हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए फिर अगेन हमें दो डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास ये फंक्शन u ओवर v रूल में है, यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट u ओवर v रूल अप्लाई करूँ हो तो जाएगा, लेकिन ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये लेंथी ना हो, इसको शॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है x³ माइनस x डिवाइडेड बाय 3x², ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए देखें यहाँ पे हमारे पास x 1/3x से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि ये 1/3x से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, x और x² मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x³, ठीक है। और जब आप इसको साथ यहाँ पे क्या +1 भी है, ठीक है, और +1 करेंगे तो प्लस 1/3x आ जाएगा। यानी आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए लॉन्ग डिवीजन से हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। उसके लिए 1/3x से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये -x, ठीक है, -x और ये माइनस हो जाएगा -x/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, -3x माइनस x दैट इज़ इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सॉरी -2 नहीं बल्कि -4x डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यानी जब आप -x/3 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4x/3। तो ये देखें, ये हमारे पास फ्रैक्शन इस फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, किस तरह लिखेंगे, इस तरह आपको पता है, हम इसको लिखेंगे y इज़ इक्वल टू
सबसे पहले ऊपर वाली टर्म x/3 प्लस के बाद -4/3 इंटू एक्स, ये लिखेंगे डिवाइडेड बाय, जिससे डिवाइड किया हमारे पास 3x² + 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा y = 1/3x प्लस माइनस 4/3 कांस्टेंट है, x डिवाइडेड बाय 3x² + 1। तो u/v रूल हमें 2 दफ़ा अप्लाई ना करना पड़े, उससे बचने के लिए हमने क्या किया, पहले कर्व को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करें, y का डेरिवेटिव dy/dx होता है, जिसको हम y डैश भी कह सकते हैं। 1/3 कांस्टेंट है, उसी तरह लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -4/3 उसी तरह बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देखें u और v रूल अप्लाई कर दें, लोअर फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लूँगा, लोअर फंक्शन का स्क्वायर, लोअर फंक्शन सेम 3x² + 1 उसी तरह लिखेंगे। डेरिवेटिव अपर फंक्शन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, अपर फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस अपर फंक्शन सेम x उसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6x, और 1 का 0 हो जाएगा। तो ये y डैश की वैल्यू हमारे पास देखें क्या आ जाएगी 1/3 -4/3, और यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 1 माइनस इस x को अंदर मल्टीप्लाई -6x² डिवाइडेड बाय 3x² + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो y डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3 और -4/3, और यहाँ पे आ जाएगा 3x² -6x² बनेगा -3x² रह जाएगा, और +1 उसी तरह डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको मज़ीद जब हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/3 + 4/3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3x² - 1 डिवाइडेड बाय 3x² + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास y डैश की वैल्यू आ गई है। याद रखें कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट जो आपने फर्स्ट 10 क्वेश्चन में सॉल्व किया है, उसमें स्टेशनरी पॉइंट, उसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx को ज़ीरो पुट करते हैं, कब, जब हमने स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हों। लेकिन जब आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना होगा तो ये आपने याद रखना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आएगा, जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके उसको ज़ीरो रखेंगे, तो वहाँ से जो पॉइंट्स आएंगे उनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ हमारी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब इस फंक्शन को, ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये y डैश की जो वैल्यू आई है, इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डबल डैश फाइंड करेंगे, u और v रूल अप्लाई करेंगे, तो देखें किस तरह होगा ये। तो स्टूडेंट्स y डैश मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y डैश इज़ इक्वल टू, y डैश की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो आई थी 1/3 प्लस 4/3 इंटू 3x² - 1 डिवाइडेड बाय 3x² + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास y डैश की वैल्यू आई थी, तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y डबल डैश 1/3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस 4/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने दें, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, u और v रूल अप्लाई करेंगे, लोअर फंक्शन का स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। फिर लोअर फंक्शन सेम 3x² + 1 का होल स्क्वायर
डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन देखें 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, -1 का 0 हो जाएगा माइनस, अब अपर फंक्शन उसी तरह 3x² -1 उसी तरह लिखेंगे। और डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन का डेरिवेटिव जब लेंगे, देखें लोअर फंक्शन जो है इसमें पावर है, तो पहले हम पावर को शुरू में लाएंगे, 2 को शुरू में लाएंगे, ये पावर जो होल पावर है 2 को शुरू में लाएंगे, फंक्शन सारा उसी तरह लिखेंगे 3x² + 1, और इसकी पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 - 1 1 रह जाएगा। और जो पावर के नीचे फंक्शन है ये 3x² + 1, इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे, ये क्या हो जाएगा 6x + 0, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने नीचे वाले फंक्शन के ऊपर पावर रूल, ये जो होल स्क्वायर है इसके ऊपर पावर शुरू में लाई, पावर में से फंक्शन उसी तरह लिखा, पावर में से एक माइनस कर दिया, और 3x² का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 6x और 1 का 0 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा ये आ जाएगा 4/3, और यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दें बेशक, या स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये 3x² + 1 और ये 3x² + 1 ये बेशक आप कॉमन ले लें, ठीक है, और 6x भी कॉमन आ रहा है। चलें वो यहाँ पे हम 4/3 इसको यूँ लिख सकते हैं 6x × 3x² + 1 का होल स्क्वायर, माइनस ये 2 उसी तरह लिख लें, 3x² - 1 उसी तरह लिख लें, और ये यहाँ पे क्या रह जाएगा 6x × 3x² + 1 होल डिवाइडेड बाय 3x² + 1 होल पावर 4। अब देखें ये जो टर्म है 6x × 3x² + 1, और यहाँ पे भी देखें 6x × 3x² + 1 ये कॉमन आ रही है, तो ये टर्म कॉमन ले लेंगे हम। देखें तो यहाँ पे 4/3 उसी तरह 6x को कॉमन ले लें, ठीक है, और साथ कॉमन ले लें 3x² + 1, ठीक है, ये टर्म यहाँ से 3x² + 1 होल स्क्वायर है, ये एक टर्म कॉमन आ गई बाहर, और 6x भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा 3x² + 1 बच गया, और -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -6x² -+ 2, और ये सारी टर्म 6x × 3x² + 1 कॉमन आ गई, तो क्या बच गया 1 बच गया इधर, डिवाइडेड बाय 3x² + 1 होल पावर 4। तो ये देखें 3 2 = 6 हो जाएगा, तो y" की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8x × 3x² + 1, बल्कि यहाँ पे देखें ये जो कॉमन लिया है 3x² + 1 वो यहाँ से आप कैंसिल कर दें, ये इसके साथ एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे 3x² - 6x² तो बन जाएगा -3x² रह जाएगा, और 2 + 1 ये +3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 1 की पावर 3 रह जाएगी, क्यूब रह जाएगा, चूँकि एक पावर कैंसिल हो गई है, पावर 4 थी नीचे, तो एक पावर कैंसिल होने के बाद ये बच गई है, ठीक है। और यहाँ से अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लें, अगेन -3 कॉमन लेंगे तो देखें क्या बन जाएगा, y" की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8x उसी तरह लिखें, और -3 को कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा, देखें ये -3 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x² रह जाएगा और -1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे उसी तरह आप लिख लें इसको, नीचे वाली टर्म आ जाएगी 3x² + 1 होल क्यूब, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा y" = -24x, ठीक है, और -24x इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब ये इसके फैक्टर्स बना लें, x + 1 इंटू x - 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3x² + 1 होल क्यूब, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हमने फाइंड की है, अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या करेंगे, पुट y" = 0। थोड़ा सा आपने ये फ़र्क रखना है इन क्वेश्चंस में, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम
वाई डबल डैश या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ज़ीरो रखते हैं, इसलिए हमने ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया। अब ये जो वैल्यू आई है सारी, इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही एक्स की वैल्यू हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। ठीक है, तो देखें तो अब इसको मैं रेस करने लगा हूँ और हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए ये जो हमने ठीक है वाई डबल डैश की वैल्यू जो हमने निकाली है -24x इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय 3x² प्लस वन होल क्यूब, इसको हम क्या करेंगे ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे सारी टर्म को। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई थी इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से देखें 24 जाके ज़ीरो हो जाएगा, तो एक फैक्टर ये क्या बन रहा है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से x की वैल्यू ज़ीरो और 24 जाके ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास x प्लस वन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 3x², बेशक यूँ भी लिख सकते हैं -24x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, 3x² प्लस वन होल क्यूब इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखें ये x इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और ये उधर जाके ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, दो फैक्टर आ जाएंगे, x प्लस वन एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले लें और x माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी +1। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी +1। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं। अब देखें ये हमारे पास पॉइंट जो आएंगे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू -1, एक्स इज़ इक्वल टू +1। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, अब ये वैल्यूज़ उठा के हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखें नाउ एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब x की वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये जो ऊपर लिखा हुआ है वाई डबल डैश में आप क्या पुट करें, x की जगह ज़ीरो नहीं रखेंगे बल्कि हम सिर्फ चेक करेंगे। ठीक है, हम ये चेक करेंगे कि ज़ीरो, अगर ज़ीरो जो हमने हमारे पास है इससे पहले, देखें ये इंटरवल मैंने आपको बताया था, ये अगर हम ज़ीरो ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कहीं -1 है और यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, x इक्वल टू ज़ीरो, -1, +1। तो देखें ज़ीरो से पहले और ज़ीरो के बाद चेक करेंगे कि क्या फंक्शन साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे x की जगह -1 पुट कर दें, ठीक है, ज़ीरो से पहले कोई भी एक, ज़ीरो से बिफोर ज़ीरो कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे पुट करें, यानी ज़ीरो से पहले कोई एक नेगेटिव नंबर -1 ही ले लें। अगर -1 यहाँ पे पुट करें तो वाई डबल डैश क्या होगा, वाई डबल डैश इज़ नेगेटिव जस्ट बिफोर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो से पहले कोई भी नंबर उठा के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करें, ज़ाहिर ज़ीरो से पहले जब कोई भी नंबर लेंगे तो वो नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, वो -1 भी ले सकते हैं, वो -1/2 भी ले सकते हैं, वो -2 भी ले सकते हैं, वो -3 भी ले सकते हैं। कोई भी नंबर उठा के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है वाई डबल डैश इज़ नेगेटिव जस्ट बिफोर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी जब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो से पहले कोई भी नंबर उठा के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखेंगे तो वो आपको नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है, और साथ इसी तरह यहाँ पे वाई डबल डैश इज़ पॉजिटिव, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये पॉजिटिव होगा जस्ट आफ्टर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी x इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बाद कोई भी एक नंबर 1 ही पुट कर दें। ठीक है, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 अगर नहीं पुट करना चाहते तो आप कोई और नंबर पुट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो से बड़ा नंबर कोई भी पुट करें तो आपको जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। तो देखें ज़ीरो से पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है और ज़ीरो के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये पॉजिटिव है। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी पॉइंट से पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है और उस पॉइंट के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 0 x0 y0 इज़, और ये जो ज़ीरो है ये अगर आप फंक्शन में पुट कर दें जो आपका जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें अगर आप पुट करें तो x की जगह देखें, मैं ये क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ। ये हमारे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इसमें x की जगह ज़ीरो पुट करें, x की जगह ज़ीरो, ऊपर भी ज़ीरो, नीचे भी देखें ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। 0 + 1 नीचे 1 आ जाएगा, 0 और 1 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x को 0 रखने से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये जो 0 0 है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो x को 0 रखने से क्वेश्चन में x की जगह 0 पुट करें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 0 इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन ये याद रखें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है कि उस पॉइंट पे ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी जो हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं, ये एक पॉइंट में ले रहा हूँ x = 0। 0 से पहले अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो 0 के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, यानी साइन उसका चेंज होना चाहिए। अगर पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव होना चाहिए, अगर पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव। ये कंडीशन जब फुलफ़िल करेगा ये, तो फिर ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो फिर आप x की जगह x को 0 पुट करें कहाँ पे, फंक्शन में, तो y की वैल्यू, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। सिमिलरली आप दूसरा जो हमारे पास वैल्यू है ये x = -1 और x = +1, ये भी चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। उसके लिए कंडीशन यही रहनी चाहिए। ये मैंने आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए एट x = 1, ठीक है। y2 जो है, y2 यानी या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y" जो है, मैं लिख रहा हूँ इज़ पॉजिटिव जस्ट बिफोर x = 1। x = 1 जो है, इससे पहले कोई भी एक नंबर पुट करें बिफोर x = 1 का मतलब ये है बिफोर x = 1। 1 से पहले कौन से नंबर होंगे, 0 है, -1 है, -2 है। तो 1 से पहले यानी ये जो मैंने इंटरवल बनाया था ये 0 है और ये 1 है। तो 1 से पहले, बिफोर का मतलब है पहले, 1 से पहले जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू कोई भी यहाँ से पुट करें इस इंटरवल से 1 से पहले, यानी 1 से छोटी वैल्यू पुट करनी है, तो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव आंसर देगा। इसी तरह y" इज़ नेगेटिव जस्ट आफ्टर x = 1, यानी 1 से अगला कोई भी नंबर 1.2 पुट कर दें, ठीक है, 1.3, तो आप 1.2 1.3 या कोई होल नंबर भी पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर दें कहाँ पे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको नेगेटिव आंसर देगा जस्ट आफ्टर x = 1, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब जब आप x की जगह 1 रखेंगे, ठीक है, अगेन आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y = x³ - x डिवाइडेड बाय 3x² + 1, ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, x1 ले रहे हैं, यहाँ पे 1 पुट करें तो देखें 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब है जब x को आपने 1 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास आ गया, इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब होगा जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, यानी ये जो पॉइंट हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, इस कर्व में नहीं बल्कि इसकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ये जो पॉइंट हम x = 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इससे बिफोर फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो इसके बाद फंक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यानी साइन चेंज करना चाहिए। तो फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x = 1 रखने से बिफोर x = 1 और आफ्टर x = 1 अगर ये दोनों में नेगेटिव आ जाए या दोनों में पॉजिटिव आ जाए तो फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम सब्स्टिट्यूट करें एट x = -1, ठीक है,
y2 जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y डबल डैश, ये क्या हो जाएगा, इज़ पॉजिटिव जस्ट बिफोर x इज इक्वल टू -1, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज जस्ट नेगेटिव जस्ट आफ्टर x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब अगर आप x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट करें, -1 और ये +1, ये क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो -1 एंड 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये तीसरा हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। तो यही हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने थे। लेकिन स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये जो हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, किसी भी दी हुई कर्व को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 पे रखने के बाद आप क्या करते हैं, वहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और वो x की वैल्यूज़ दोबारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर x की उस वैल्यू के लिए x इज़ इक्वल टू, सपोज ये हमने -1 लिया है, इस -1 से पहले अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू -1 के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो x इज इक्वल टू -1 के बाद कोई भी नंबर पुट करने से वो नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर साइन वो चेंज कर रहा है, इस पॉइंट से पहले अगर पॉजिटिव है, इस पॉइंट के बाद अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, या पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव आ रहा है, साइन चेंज करना चाहिए। देखें ये बिफोर का मतलब है पहले, यानी x इक्वल टू -1 पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू देगा जस्ट बिफोर x इक्वल टू -1, यानी -1 से पहले कोई भी नंबर पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आंसर देगा, और -1 के बाद कोई नंबर पुट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आंसर देगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखिए साइन चेंज हो रहा है, तो जब ये साइन चेंज होगा तो ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो आप x इक्वल टू -1 कहाँ पुट करेंगे, गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यही हमने क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन 14 टू क्वेश्चन नंबर 17 तक यही काम करना है। तो आपका ये नेक्स्ट टारगेट ये है कि आपने क्वेश्चन 14, 15, 16 और 17 ये आपने करना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 में जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इजी सा क्वेश्चन है, देखें। ये क्वेश्चन नंबर 18 अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड a and b so that the function f given by f of x is equal to ax cube plus bx square has 1/6 as a point of inflection। यानी ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है f of x ax cube plus bx square, ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। 1/6 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले में क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड a एंड b फाइंड करना है, ठीक है, सो दैट 1/6 is a point of inflection, ठीक है, और फंक्शन क्या दिया हमें, f of x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। हम इसको लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, सिंस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखें क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने आपको बताया कि ये जो कर्व हमारे पास दी हुई है, ये इसका अगर फ़र्ज़ करें ये ग्राफ है तो ये इसके ऊपर लाई करता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट से अगर हम इस तरफ जाएं तो कनकेव, एक तरफ कनकेव अप है और एक तरफ कनकेव डाउन है,
यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ग्राफ के ऊपर ऐसा पॉइंट होता है जिसके एक साइड पे कर्व कनकेव अप होती है और एक तरफ कनकेव डाउन होती है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट चूँकि ग्राफ ये जो कर्व है इसके ऊपर लाई कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस 1,6 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इट लाइज ऑन तो ये चूँकि इसके ऊपर लाई करेगा, इट लाइज ऑन द गिवन कर्व, तो ये जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, x की जगह 1 और y की जगह 6 इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 जो है इसमें अगर हम पुट कर दें x की जगह 1 y की जगह 6, तो 6 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 इज़ इक्वल टू a प्लस b। ये हम इक्वेशन 3 का नाम इसको दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। y डैश निकाल लें, y डैश क्या आ जाएगा, ax क्यूब है तो ये 3ax स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2bx आ जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y डबल डैश आ जाएगा 6ax प्लस 2bx का 1 हो जाएगा, 2b इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा डेरिवेटिव आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं y डबल डैश इज़ इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, 6ax प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है 6ax, अब हमें पता है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1 है। एट 1,6 ये पॉइंट इसमें पुट करें तो देखें 6a इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 6a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप बेशक कॉमन ले लें, 6a की वैल्यू निकालें तो -2b आ जाएगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2b डिवाइडेड बाय 6। तो 2 3 ज़ार 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, a इज़ इक्वल टू तो ये a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, या आप यूँ भी लिख सकते हैं a की वैल्यू निकालेंगे फ्रैक्शन में आ जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू -3a, यूँ लिख लें इसको, ये 3 उधर ले जाएं, 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b की वैल्यू ये यूँ भी लिखा जा सकता है, b इज़ इक्वल टू -3a। इसको आप यूज़ कर लें, यूज़ इन इक्वेशन नंबर 3, यूज़ इन 3, यानी b की ये वैल्यू 3 में पुट कर दें, यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे b की वैल्यू, b इज़ इक्वल टू -3a। तो देखें क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में देखें, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट 6 इज़ इक्वल टू a प्लस b लिखा हुआ है, a की वैल्यू हमने निकाली है, सॉरी b की वैल्यू हमारे पास, तो ये a माइनस प्लस है तो b की वैल्यू -3a है, तो -3a पुट कर दें तो 6 इज़ इक्वल टू -2a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -3, सो a इज़ इक्वल टू -3। अब a की वैल्यू -3 है तो b हमने क्या निकाला था, b इज़ इक्वल टू -3a, सो b इज़ इक्वल टू -3 इंटू a की वैल्यू -3 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। सो ये b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -9। तो यही हमने फाइंड करना था। सो a इज़ इक्वल टू -3 एंड b इज़ इक्वल टू -9, सॉरी +9, माइनस क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया हुआ था और हमें कर्व दी हुई थी, उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हमने कर्व के अंदर यूज़ करके एक इक्वेशन बनाई और फिर उस कर्व का 2 उसके डेरिवेटिव निकाले, उसको 0 रखा, वहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास आई उसमें फिर हम ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पुट करके दूसरी इक्वेशन बनाई। इस दूसरी इक्वेशन को हमने पहली इक्वेशन में यूज़ किया, a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब नोट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 रखते हैं
और क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट को निकालने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ज़ीरो रखते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब होगा जब उस पॉइंट से पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो उस पॉइंट के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। अगर उस पॉइंट से पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आंसर दे रहा है तो उस पॉइंट के बाद पॉजिटिव आंसर देना चाहिए, यानी अपना साइन चेंज करेगा तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।